वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि ब्रिक्स पीएमटी एकेडमी में बायोलॉजी जो आपको पढ़ाया जाएगा वो दो टीचर पढ़ाएंगे। जूलॉजी डॉक्टर सादिक हसन पढ़ाएंगे और बॉटनी मैं सिद्दीकी सर पढ़ाऊंगा। इनमें मुझे पढ़ाना है द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और प्लांट फिजियोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल साइकिल। क्लियर? ये हमें पढ़ाना है। अब चूँकि अभी लॉकडाउन है तो बेटे ऐसा है कि आपको थोड़ा ऑनलाइन क्लास की आदत डालिए। फिर उसके बाद जब ये महामारी ख़त्म होगी, ये पेंडेमिक जाएगा, फिर हम लोग शुरू कर देंगे ऑफलाइन क्लास। फिर क्लास में हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे। तो तब तक इससे आप काम चलाइए। अब रहा सवाल कि मैं सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं साइंस में जाता हूँ कि साइंस क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, उस पर हम आएंगे। तो फिलहाल ये साइंस क्या है, तो कहता है कि साइंस जो है ट्रूली ये वर्ड जो लैटिन से डेराइव किया गया। लैटिन वर्ड साइंसिया है। लैटिन वर्ड क्या है बेटा? साइंसिया। साइंसिया से ही साइंस डेराइव किया गया है। और इसका जो लिटरल मीनिंग होता है ऑर्गेनाइज्ड या सिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक नॉलेज। ठीक है, ये साइंस। अब कहता है कि साइंस क्या है और आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एम्स में भी, नीट में। चूँकि अब एम्स भी शामिल हो गया है नीट में, तो यहाँ से अंडरस्टूड है ना कि आपको क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर? अब आप आ जाइए। तो सबसे पहली बात है कि ये ऑर्गेनाइज्ड या सिस्टमैटिक नॉलेज क्या हुआ, तो ये क्यों आया। तो कहता है कि एरिस्टोटल ने ये शुरू की साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी, क्योंकि इससे पहले जो अर्लियर फिलोसफर थे, वर्कर्स थे, उनका काम सिस्टमैटिक नहीं होता था। कभी इस टॉपिक को पकड़ते, कभी उस टॉपिक को पकड़ते। तब उन्होंने कहा कि नहीं, स्टडी ऐसी होनी चाहिए जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाए। क्लियर? और उन्होंने दिया, एरिस्टोटल ने दिया साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी। हम इसको डील करेंगे। तो साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी, साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी आप कैसे पढ़ें? मेथड ऑफ स्टडी, आपको कैसी पढ़ाई करनी चाहिए ये हमें पहले बताना। पढ़ना तो आप ही को है, हमें बताना कि आप पढ़ाई कैसे करेंगे कि आप आराम से पीएमटी जो है एंट्रेंस जो है वो क्रैक कर लें, बोर्ड भी अच्छे मार्क्स से आप करें। अब देखिए साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी क्या है और इसको दिया किसने? तो इसको दिया, इट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल ने दिया, जिनके बारे में आप शुरू से जानते होंगे, पहले से 10th वगैरह में जो आपने बोर्ड दिया है, पढ़ा है, वो कि ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, ये फादर ऑफ जूलॉजी हैं, फाउंडर एंड फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी हैं। अब आइए साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी में एरिस्टोटल ने क्या क्या बातें की। तो इन्होंने कहा कि पढ़ने का तरीका जो है वो इस ढंग से होना चाहिए। इसी मेथड को हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप इस तरह से पढ़ें। उन्होंने 6 स्टेप्स बताए, 6 स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी। क्लियर? इससे आपकी पढ़ने का तरीका और आपके सोचने और समझने का तरीका बदल जाएगा। क्लियर? तो आप ओपन रखिए अपने, है ना, नॉलेज के जो है डोर को, और जहाँ से जैसे मिलता है आप उसको उस तरह से देखिए और लीजिए उसको। और क्या डिसीजन लेना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, काम तो सभी करते हैं, पर काम
सही ढंग से काउंट करते हैं, वो तरीका इन्होंने बताया। क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो ये 6 स्टेप्स हैं इन साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी, जो बताया किसने? हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल ने। अब आइए पहला स्टेप जो है साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी का, फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। ये पहला स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन है। दूसरा स्टेप उन्होंने बताया, जो मैं यहाँ लिख दूँ, फिर ये 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड इन्होंने बताया क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस। क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये दूसरा। तीसरा स्टेप इन्होंने बताया सर्वे ऑफ प्रीवियस लिटरेचर। देखिए कितने ये एडवांस थे। सर्वे ऑफ प्रीवियस लिटरेचर इफ एनी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जिसको आप पढ़ रहे हैं, सर्वे करना है प्रीवियस लिटरेचर। नेक्स्ट जो चौथा स्टेप इन्होंने बताया एक्सपेरिमेंट। चौथा स्टेप जो इन्होंने बताया बेटे वो था एक्सपेरिमेंट। पांचवा जो स्टेप इन्होंने बताया, पांचवा स्टेप जो था, द फिफ्थ स्टेप इज थियोराइजिंग। थ्योरी देना, थियोराइजिंग। और जो सिक्स्थ स्टेप था इन्होंने उसको बताया परफॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल या लॉ। क्लियर। ये 6 स्टेप हैं। तो ये 6 स्टेप क्या क्या हैं जो एरिस्टोटल ने बताए पढ़ने के तरीके, स्टडी करने के तरीके? वो हैं, पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्या है क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस, तीसरा है सर्वे ऑफ प्रीवियस लिटरेचर, चौथा है एक्सपेरिमेंट, पांचवा है थियोराइजिंग, और छठा द सिक्स्थ वन इज प्रिंसिपल और लॉ। अब आते हैं लॉ पे या प्रिंसिपल पे बाद में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 ऑब्जर्वेशन को। लेट स्टार्ट ऑब्जर्वेशन। ये एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी। तो पहला, ये एम्स का क्वेश्चन है, तो पहला जो स्टेप है द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। कहता है कि बिना ऑब्जर्वेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। जहाँ आज के डेट में आप बल्ब देखें या फ़ैन देखें या एसी देखें या मोबाइल या ये जो ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स का, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का, कंप्यूटर का इतना जो डेवलपमेंट हुआ है, वो इन्हीं तरीके से स्टडी करने के बाद हुआ है। अब कैसे? तो पहले हम ऑब्जर्व करें। जैसे कि इंसान का एक ही डिस्कवरी है जो उसने अपने ब्रेन से किया, वो है डिस्कवरी ऑफ व्हील, पहिया जिसको बोलते हैं। इसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व करके ही एरोप्लेन तक को बना डाला, रॉकेट तक बना डाला। क्लियर। अगर वो ऑब्जर्व ना करते तो ये सारी व्हील को छोड़ के बाकी डिस्कवरीज नहीं होती। अब ऑब्जर्वेशन का जो है ये फर्स्ट स्टेप है इन साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी। स्टेप इन साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी। साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी, ये क्वेश्चन आ चुका है एम्स में, नीट में भी आते रहते हैं इस यहाँ से कई क्वेश्चन। दूसरा ये, जब आप किसी चीज़ को देखेंगे, है ना, तो आपके मन में कई सवाल पैदा होंगे। जैसे आप खुद को देखिए ना, डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड को देखिए, बैक्टीरिया से अमीबा से लेके, है ना, ये जो जुरासिक पार्क वगैरह फिल्म देखते हैं, कब क्या था, कैसे था, कैसा था, किस तरह का था, ऐसा कैसे हुआ, है ना। अब जैसे कि एप्पल लिया, एप्पल को उन्होंने टूटते हुए देखा न्यूटन ने कि वो जो टूट के ज़मीन की तरफ गिरा, आसमान की तरफ क्यों नहीं गया। ये ऑब्जर्वेशन किया तो उनके समझ में आया कि ये ज़मीन ही की तरफ क्यों गया, आसमान के ऊपर क्यों नहीं चला गया, जिससे लॉ ऑफ ग्रेविटी आया।
तो जब तक आप किसी चीज़ को देखेंगे नहीं तो आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में जो है क्वेश्चंस डेवलप नहीं होंगे। तो क्वेश्चंस का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद आपके ब्रेन में क्वेश्चंस डेवलप होने हैं। आप हमेशा पढ़ाई में एनालाइजिंग रहेंगे, विश्लेषणात्मक, विश्लेषण करके पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। बायोलॉजी रटने की चीज़ नहीं है ना। सिवाय कलामुल्लाह के दुनिया में कोई भी ऐसी टेक्स्ट बुक नहीं जो बिना समझे आ जाए कोई। हर वर्ड का अपना मीनिंग है। क्लियर। अब ऑब्जर्वेशन में आपके मन में पैदा होंगे सवाल, जैसे हाउ, ये कैसे हुआ, हाउ। जैसे आपके मन में सवाल पैदा होगा व्हाई, आपके मन में सवाल पैदा होगा व्हाट। ये सारे कई प्रश्न आपके मन में आएंगे। क्लियर। जब ये सारे प्रश्न मन में आएंगे तो आप इनका आंसर भी सोचेंगे। क्लियर। अब यहाँ से दूसरा स्टेप शुरू होता है। नंबर 2, दूसरा जो स्टेप शुरू होता है कि जब आप इस हाउ या वाई या व्हाट का आंसर करना चाहेंगे तो वो एक कल्पना है आपकी कि शायद ये ऐसा होता होगा, शायद फाइन इसलिए क्लॉकवाइज घूम रहा है या ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। क्लियर। तो ये आपके मन में जो क्वेश्चंस डेवलप हुए आप उसकी सेल्फ आंसरिंग करेंगे। तो सेल्फ आंसरिंग की को ही हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस, क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो सेल्फ आंसरिंग इज नथिंग, इट इज़ द क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये आप इसको बोलेंगे अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, क्रिएशन ऑफ सेल्फ आंसरिंग, इसको बोलेंगे सेल्फ आंसरिंग। जो आपने मन में सवाल उठा और उसका आपने खुद ही आंसर बनाया, उसको हम बोलेंगे हाइपोथेसिस, दैट इज कॉल्ड सेल्फ आंसरिंग। एरिस्टोटल कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि कभी भी हाइपोथेसिस जो होना चाहिए वो नंबर ऑफ हाइपोथेसिस कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं करो। हाइपोथेसिस 3 से ज़्यादा न करो, नॉट मोर देन नंबर ऑफ हाइपोथेसिस कितनी होनी चाहिए, 3 या 2 5 मैक्सिमम। इससे ज़्यादा मत जाओ आगे, नहीं तो आप अपने ही जाल में उलझ जाओगे। कैसे उलझ जाओगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मेंडल जो आपने पढ़ के अभी 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, मेंडल को क्या आपने पढ़ा है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर। मेंडल ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे सिर्फ वही काम कर रहे थे, उससे बहुत पहले से लोग काम कर रहे थे। लेकिन मेंडल के सफलता का, सक्सेस का एक ही रीज़न था, 1 टाइम 1 कैरेक्टर, एक समय में एक ही काम करो। समझे। तो आप भी एक ही सेल्फ आंसरिंग कीजिए, मैक्सिमम 2 कीजिए या 3 कीजिए, इससे आगे मत चाहिए। क्लियर। तो उससे पहले जोसेफ कोलरिएटर थे, गॉस थे, नाइट थे, नॉर्डिन थे, ये सारे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे काम कर रहे थे, पर ये लोग फेल्ड हो गए। क्यों फेल्ड हुए? इसलिए कि उन्होंने एक ही टाइम में, एक ही समय में, 1 टाइम उन्होंने प्लांट्स के सारे कैरेक्टर्स का स्टडी शुरू किया और बाद में हिसाब किताब नहीं रख सके। मेंडल ने के सक्सेस का कारण एक ही है, 1 टाइम 1 कैरेक्टर, उसी पे स्टडी किया जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और इस तरह से उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया और हो गए वो फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसलिए आप जब भी सेल्फ आंसरिंग करें 1 या 2 करें, इससे ज़्यादा न करें। अब आगे बढ़ते हैं। आपने हाइपोथेसिस बना लिया। अब तीसरा स्टेप आता है बेटा, सर्वे ऑफ प्रीवियस लिटरेचर। सर्वे ऑफ प्रीवियस लिटरेचर, ये क्या है? सर्वे ऑफ प्रीवियस लिटरेचर। देखिए, आपने मेंडल के रीडिस्कवरी को शायद नहीं पढ़ा है अभी। मेंडल के बाद, मेंडल तो गुमनामी की मौत मर गए, मेंडल को रीडिस्कवर्ड किया गया 1900 में, जबकि उन्होंने अपना जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो दिया था 1865 में। लेकिन मेंडल को लोग जाना कब? 1900 में। कैसे किस तरह से वो जाने? तो 3 साइंटिस्ट हैं, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डेवरिस और टैजरमैक। ये तीनों भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस
खोज लिए थे, लेकिन इन्होंने एक देखा कि क्या हमारे से पहले भी किसी ने ऐसा काम किया है। तो उन्होंने देखा कि यार 1900 में जो हम डेवलप कर रहे हैं 1900 में, ये तो 1865 में ऑलरेडी मेंडल डिस्कवर कर चुका है। और उन लोगों ने, है ना, वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को किसका नाम दिया? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये फ़ायदा हुआ, जबकि वो लोग सेपरेटली इंडिविजुअली एक तीनों आदमी अलग अलग इंडिविजुअली ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 1900 में डिस्कवर कर चुके थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं प्रीवियस लिटरेचर को भी देख लूँ, शायद कोई कुछ काम रहा हो। उन्होंने देखा यार मैं 1900 में जो डिस्कवर कर रहा हूँ वो तो 1865 में ऑलरेडी मेंडल डिस्कवर्ड किया है। तो उन लोगों ने ऑनर्ड किया उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये फ़ायदा है सर्वे ऑफ प्रीवियस लिटरेचर का। और हाल के दिनों में आप जानते हैं रामानुजन को, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं भारत के, आपने इनका नाम सुना होगा, वर्ल्ड वाइड फेमस हुए। ये जब गए इंग्लैंड तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लॉ फार्मूलेट किए मैथमेटिक्स के, बहुत सारे प्रिंसिपल्स डिस्कवर्ड किए। जब वो अपने गाइड को, कोच को बताते कि सर ये मैंने डिस्कवर्ड किया है, तो वो कहते बेटे रामानुजन ये पहले डिस्कवर्ड हो चुका है। तो उनको बड़ा निराशा हाथ लगती। तो ऑलरेडी जब भी आप कोई काम करें तो देख लें कि क्या इससे पहले ये जर्नल मैगज़ीन में रहता है, साइंटिफिक मैगज़ीन जैसे नेचर है, फ्लोरा है, इसमें सारे डिस्कवर्ड रहते हैं, साइंस है, इस तरह से कई जर्नल्स हैं जो चीज़ों को जो वर्ल्ड वाइड डिस्कवर्ड होती है उसका लेखा जोखा उसमें रहता है। तो इसलिए आप जब सर्वे कर लेंगे तो आपको दो चीज़ का फ़ायदा होगा। अगर वो कोई कर चुका है तो आप उसको जान जाएंगे कि ये बात पहले हो चुकी है और ये फैक्ट है। दूसरा, अगर किसी ने नहीं किया है तो आप अपना एक्सपेरिमेंट, चौथा स्टेप शुरू करेंगे। और अगर कोई आधा अधूरा करके इस दुनिया से चला गया मान लो, या छोड़ दिया, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। क्लियर? इसलिए सर्वे ऑफ प्रीवियस लिटरेचर जरूरी है। अब इससे मदद भी मिल सकती है। हो सकता है आधा अधूरा काम किसी ने करके छोड़ के कि कोई दूसरा पार्ट पकड़ लिया हो, या आगे उन्होंने वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। अब चौथा स्टेप है, जब आप ये सेटिस्फाई हो गए चारों तरफ से कि भैया जो हमने हाइपोथेसिस सेल्फ आंसरिंग करी है, इसको आज तक जो हमारा सोच है उस पर काम किसी ने नहीं किया है, ये कन्फर्म हो गए आप कब? जब आपने सर्वे किया, देखा प्रीवियस लिटरेचर, पास्ट के लिटरेचर को कि नहीं मेरा सोच बिल्कुल डिफरेंट है और इस पर किसी ने कोई काम नहीं किया है, तब आप चलेंगे फोर्थ स्टेप पे, वो है आपका एक्सपेरिमेंट। फोर्थ स्टेप क्या है आपका? एक्सपेरिमेंट। तो ये फोर्थ स्टेप है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट, अब आप जो है शुरू करेंगे एक्सपेरिमेंट के, जो आपने आंसर किया है, हाइपोथेसिस बनाया है कि एक्सपेरिमेंट क्या, हमारे हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जा सकता है। क्लियर? तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना ही एक्सपेरिमेंटेशन है। अब मान लो कि ये हमारा एक सॉल्यूशन है मिनरल्स का। क्लियर? ये इसमें मिनरल्स का जो एसेंशियल मिनरल्स प्लांट को चाहिए होता है वो सॉल्यूशन है उसका। तो ये सॉल्यूशन है एसेंशियल मिनरल्स का। ये बॉटल है, ये देखो, ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये इसमें आप आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, इसी 11th में 17 एलिमेंट्स एसेंशियल है किसमें? फॉर प्लांट्स। एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, इसके लिए एसेंशियल है। उसके अगर वो नहीं होगा तो वो मर जाएगा। जैसे आप देखते होंगे बॉटल में कुछ लोग पौधे उगाते हैं, है ना, बैम्बूज का जो है वो सूट गिफ्ट में आता है, इतने बड़े इसमें क्या कहते हैं पॉट में, ग्लास के। अब ये एक हमने 17 एलिमेंट्स डाल लिए। ये हमारा एक प्लांट है बेटा, ये प्लांट है, ये हमारा एक प्लांट है, हमने 17 एलिमेंट्स डाल दिए इसमें। क्लियर? अब उसको सॉइल की ज़रूरत नहीं है, इसको बोलते हैं सॉइललेस
कल्चर या बोलते हैं उसको सॉल्यूशन कल्चर, इसको बायोलॉजी में बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इसके ज़रिए आज लोग टमाटर जैसे टोमेटो जैसे गॉड्स जैसे लेट्यूस उगाया करते हैं अपने घर में ही, अपने छत पे ही। उसके लिए सॉइल नहीं चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। अब ये प्लांट है, ये इसके लीफ हैं, ठीक है, ये लीफ हैं, ये प्लांट है, इसके ये लीफ हैं, ये बड है, ठीक है। अब इसमें ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अब हमारा ये एक्सपेरिमेंट का जो पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, तो एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ एसेंशियल हैं। एसेंशियल पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, एसेंशियल पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है ना। इसमें दो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। नंबर एक कंट्रोल, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, एक है कंट्रोल और दूसरा पार्ट है टीलियोलॉजी। इससे कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, व्हाट इज़ कंट्रोल एंड व्हाट इज टीलियोलॉजी। अब जैसे ये 17 एलिमेंट्स, ये मेरा एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसमें एक प्लांट ग्रो कर रहा है, मान लो ये टोमेटो का प्लांट है, टमाटर का, और ये हमारा हो गया कंट्रोल, मानक जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल पैरामीटर। अब एक्सपेरिमेंट मेरा यहाँ अब शुरू होगा। जैसे हमें जानना है कि प्लांट में नाइट्रोजन का रोल क्या है, क्लियर, ये हमें जानना है। तो ये कंट्रोल हो गया, ये पैरामीटर हो गया, ये मानक हो गया। अब इसके पैरेलल चलेगा कौन, तुम्हारा उसके पैरेलल चलेगा बेटा एक्सपेरिमेंट। और हमें जानना क्या है, रोल ऑफ नाइट्रोजन, कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट ग्रोथ। ये दूसरा सेटअप हम बनाए, क्लियर। और यहाँ पे ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है, क्लियर। ये हमारा जैसे यहाँ न्यूट्रिशन है, सॉल्यूशन है, ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन किसका, ऑफ 17 essential elements that are essential for plant growth। इसके लिए ये एसेंशियल है। अब ये मेरा एक्सपेरिमेंट है और ये कंट्रोल रहा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट में हमें, अभी जैसे कि हमने कहा कि हमें जानना है रोल ऑफ नाइट्रोजन, तो इसमें हमने क्या किया कि सारे एलिमेंट्स डाले। ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, कितने एलिमेंट्स का, ऑफ 16 एसेंशियल एलिमेंट्स। और माइनस किसको हमने किया, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन नहीं है इसमें, क्लियर। अब हम देखते हैं कि ओल्डर लीव्स में कुछ दिन बाद ये प्लांट ग्रो करता है और कंट्रोल अपना नॉर्मल ग्रोथ दिखा रहा है, ये प्लांट ग्रो करता है, लेकिन कुछ दिन बाद देखते हैं कि ये येलो येलो पैचेस प्लांट में डेवलप हो रहे हैं। ये डेवलप कर रहे हैं किस में, प्लांट में। तो ये येलो पैचेस हैं, ये डेवलप कर रहे हैं प्लांट में, येलो पैचेस किस प्लांट, लीफ पे, पैचेस ऑन ओल्डर लीव्स। ओल्डर लीव्स में, इसका मतलब कि प्लांट के जो लीफ होते हैं वो ग्रीन होते हैं। ये येलो कैसे हो गया, तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब कि क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में, क्लोरोफिल ही ग्रीन करता है प्लांट को, लीव्स को,
लीफ के मेसोफिल सेल्स को। इसका मतलब नाइट्रोजन का रोल अहम है, इम्पॉर्टेंट है किसमें, इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। अगर नाइट्रोजन ना हो तो क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं होगा। तो ये हमें नाइट्रोजन का रोल पता चला। क्या रोल पता चला मेरे स्टडी में कि नाइट्रोजन इज एसेंशियल, नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, उसके लिए ज़रूरी है, जिसके कमी की वजह से, क्योंकि हमने वहाँ माइनस कर दिया है किसको, नाइट्रोजन को हटा दिया है, बाकी 16 एलिमेंट्स हैं। तो जो 17th एलिमेंट जो इसमें नहीं है, जो माइनस हो गया है, इसका मतलब कि उसके वजह से, उसकी कमी से, नाइट्रोजन एब्सेंट होने की वजह से क्या हो गया कि क्लोरोफिल नहीं बना। क्लोरोफिल नहीं बनने की वजह से ये ओल्डर लीव्स क्या हो गए, येलो हो गए। क्लियर। और भी इसके ओल्डर ही क्यों, यंगर क्यों नहीं, इसके क्वेश्चंस हम जब फेस टू फेस मिलेंगे तब बताएंगे। ये आपको प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा, मिनरल न्यूट्रिशन में। इससे और भी हमको जो हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। वाई ओल्डर लिव्स, यंगर वंस वाई नॉट। अब आ गया कंट्रोल को हम देखते हैं, नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है। अब हम इससे इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि जिसमें 17 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ये नॉर्मल ग्रोथ दिखा रहा है। नाइट्रोजन नहीं है तो येलो पैचेस डेवलप होते हैं किसमें, प्लांट्स में। इसका मतलब ग्रीनरी के लिए, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन का रोल इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। फर्स्ट इन ओल्डर लिव्स, इसका एक्सप्लेनेशन जब ऑफलाइन फेस टू फेस मिलेंगे या मिनरल न्यूट्रिशन में मिलेंगे तो फिर हम बताएंगे। अब कहता है कि ये कंट्रोल क्या है, तो कहता है कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, एक्सपेरिमेंट का। कैसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो कहता है कि देखिए कंट्रोल रन पैरेलली, ये समानांतर रूप से चल रहा है किसके साथ, एक्सपेरिमेंट के साथ। बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है। कैसे, ये तो सिर्फ मानक है। जैसे मैं 1 kg टमाटर खरीदने जाऊँ तो आपको 1 kg टमाटर आप कैसे समझे, तो 1 kg का बाट है ना, 1 kg का बाट है और इधर टमाटर एक पल्ले पे रख दिया और आपको दिखा दिया, देखिए कांटा, आपने देख लिया, बोला हाँ 1 kg है। तो आप टमाटर के साथ क्या उस दुकानदार से ये कहते हैं, सब्जी वाले से, कि हमें बाट भी दे दो, नहीं। तो बाट पैरामीटर है कि ये कंफर्म करता है कि ये 1 kg है ना, पर वो तुम्हारे टोमेटो का मतलब एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। क्लियर। तो ये रन कर रहा है पैरेलल, तो बाट जो है 1 kg का वो पैरेलल रन कर रहा है। इधर 1 kg भिंडी है, पैरेलल रन कर रहा है। अब कहो कि यार 1 kg हमने भिंडी ले ली तो भिंडी भी हमें दे दो, और वो जो बाट है 1 kg, वही तो 1 kg बताया, वो भी हमें दे दो, तो अब वो नहीं देगा दुकानदार। तो इसका मतलब कंट्रोल जो है वो क्या है, तो कहता है कि वो पैरेलल चलता है किसके, एक्सपेरिमेंट के, पर वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो निर्धारित करता है, वो डिटरमाइन करता है कि एलिमेंट के डिफिशियंसी से या किसी भी वर्क में, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, वहाँ किसी चीज़ को प्लस माइनस या उसमें कोई चेंजेस लाने से क्या फ़र्क पड़ता है, वही आपकी डिस्कवरी है। क्लियर। अब आ जाइए आप नेक्स्ट, टीलियोलॉजी। इसके बारे में कहता है कि जब साइंटिफिक स्टडी करें तो करें अवॉइड टीलियोलॉजी, टीलियोलॉजी को अवॉइड कीजिए, अवॉइड टीलियोलॉजी। ये अवॉइड टीलियोलॉजी क्या है बेटे, ये मैं बताता हूँ। टीलियोलॉजी पहले समझिए, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है नीट में। टीलियोलॉजी क्या है, तो टीलियोलॉजी जो है वो, उसको हम बोलते हैं टीलियोलॉजी को कि एवरीथिंग हैपन्स इन नीड ऑफ समथिंग। बिना मतलब टीलियोलॉजिकल थॉट वाले ऐसे होते हैं कि उनका ये मतलब उनके ब्रेन में ये चलता रहता है कि बिना ज़रूरत के ये मेरे पास नहीं आया, बिना ज़रूरत के दुनिया में कोई काम नहीं होता है। ऐसे थॉट को हम बोलते हैं टीलियोलॉजिकल। मतलब ये हमसे मिलने आया है तो ज़रूर इसको हमसे कोई मतलब रहा होगा, ऐसा।
तो सर आप एक्सपेरिमेंट देके समझाइए, है ना, कि कैसे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ज़रा ये बताओ बेटे कि ये प्लांट है, ये प्लांट है और ये इधर हम लाइट दे रहे हैं, इसको लाइट दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि प्लांट किधर मुड़ जाता है, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। इधर आप क्या दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि प्लांट मुड़ गया किधर, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। किधर में चला गया, सोर्स ऑफ लाइट के तरफ मुड़ गया। तो ये क्यों आप कहेंगे, जब टेलियोलॉजिकल जो थॉट वाले और इंडिविजुअल है या ह्यूमन है, उससे हम पूछेंगे या स्टूडेंट से पूछेंगे, तो वो ये कहेगा कि सर प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की ज़रूरत है, इसलिए वो किधर मुड़ गया, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। ये सही नहीं है। आप पढ़े होंगे 10th में प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सीन, तो कहता है कि लाइट के लिए वो नहीं मुड़ता। हकीकत ये होता है कि जब कोई सूट टिप के तरफ हम लाइट थ्रो करते हैं, ये हम लाइट इस तरफ हम थ्रो कर रहे हैं, इस सूट टिप के तरफ हम लाइट थ्रो कर रहे हैं, ये प्लांट का एक सूट टिप है, तो ये जो ऑक्सीन है ना, ये जो ऑक्सीन है, ये जो ऑक्सीन है, ये ऑक्सीन सूट के टिप पे रहता है ना, तो सूट टिप पे ऑक्सीजन रहा, लेकिन लाइट के वजह से, ये लाइट के वजह से किधर ऑक्सीजन लाइट से भागता है दूर। अब ये लाइट है तो ऑक्सीजन किधर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, किससे, लाइट से। तो ऑक्सीजन मूव अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, ये भाग गया। ये जो ऑक्सीजन था यहाँ पे वो किधर भाग गया, डार्क साइड में। किधर भाग गया, ये डार्क साइड में, ये ऑक्सीजन डार्क साइड में चला गया। और ऑक्सीजन का रोल क्या है, प्रोमोट ग्रोथ, है ना, तो ये ग्रो करेगा, तो जिस साइड में है उसी साइड में ग्रो करेगा। जिस साइड में है तो ऑक्सीजन इस साइड में, ये यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ ग्रो किया, तो ये किधर मुड़ेगा, किधर, इधर मोर ग्रोथ, डार्क साइड में मोर ग्रोथ और लाइटर साइड में लेस ग्रोथ और नो ग्रोथ। तो ये मोर ग्रोथ डार्क साइड में होगा तो ये किधर मुड़ेगा, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। तो ऑक्सीजन के वजह साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या हुआ कि लाइट के तरफ जो प्लांट या सूट जो मूव करते हैं टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, नॉट ड्यू टू फोटोसिंथेसिस या और इन नीड ऑफ लाइट, बट इट इज़ ड्यू टू, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि इट इज़ ड्यू टू more growth of oxygen in the cells of dark side and less or no growth in the cells of light side of shoot tip। आ गया बात समझ में, ये रोल हो गया किसका, ऑक्सीजन का। ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। तो समझ गए टेलियोलॉजी। अब जब आपको ये समझ में आ गया कि नाइट्रोजन का रोल क्या है, इस तरह से जो भी आप रिसर्च वगैरह या जो भी चीज़ करेंगे तो ये चीज़ आप, है ना, अवॉइड करेंगे टेलियोलॉजी को, और कंट्रोल को याद रखेंगे कि ये पैरेलल चलता है किसके, एक्सपेरिमेंट के, बट ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि ये जो बात है kg, वो पैरामीटर जिससे हम ये समझते हैं कि ये 1 kg है या 1 किलो है ना, तो वो उसके साथ चलता है। आपको टमाटर या भिंडी दुकानदार सब्जी वाला दे देता है, बाट नहीं देता, तो पैरेलल चलेगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा, एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन चलेगा एक्सपेरिमेंट के पैरेलल। नहीं तो फिर हम जानेंगे कैसे पैरेलल नहीं चलेगा कि रोल ऑफ नाइट्रोजन या रोल ऑफ आयरन या रोल ऑफ कैल्शियम या रोल ऑफ फास्फोरस क्या है प्लांट में। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट। जब आपका एक्सपेरिमेंट आपके हाइपोथेसिस को सही ठहरा दिया कि नहीं, इस स्टूडेंट ने या इस साइंटिस्ट ने जिस पे वर्क किया एकदम वो एक्सपेरिमेंटली सही है, क्लियर, तब उसको बोलते हैं थ्योरी।
जब एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई कर दे, जस्टिफाई कर दे किसको, हाइपोथेसिस को, कि नहीं हाइपोथेसिस जो हमने सोचा वो बिल्कुल सही था, कैसे प्रूफ हुआ, बाय एक्सपेरिमेंट, तब वो हाइपोथेसिस नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा तुम्हारा थ्योरी। तो द फिफ्थ वन इज थ्योरी। ये क्या कहलाएगा, थ्योरी कहलाएगा। क्लियर? इसी को बोलते हैं थियोराइजिंग। कब, जब व्हेन द एक्सपेरिमेंट एविडेंस्ड proved that the hypothesis is correct, then hypothesis get the rank of theory। अब थ्योरी तो बन गया, लेकिन यहाँ पे आपको एक दो प्रश्न ऐसे हैं, जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नीट और एम्स में पूछे गए हैं। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन is not always necessary for theorizing। दूसरी बात, theory may be changed, theory may be चेंज हो सकता है थ्योरी। और हमेशा, तो पहले इस स्टेप को देखें इसके कि थियोराइजिंग में क्या कहता है इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो पहला कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन इज नॉट ऑलवेज एसेंशियल और नेसेसरी फॉर थियोराइजिंग। कहा कि गजब है, आपने अभी कहा कि साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी का पहला एक स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन, और अभी आप क्या कह रहे हैं कि ऑलवेज नेसेसरी नहीं है थ्योरी के लिए कि आप ऑब्जर्वेशन करें। अब बेटा एक बात बताओ, पृथ्वी का भार विद द वेट ऑफ अर्थ, द मास ऑफ अर्थ कितना है, ये किसने मेजर किया, कौन से तराजू में मेजर किया? क्लियर? अब लाइट जो है कितने पर सेकंड, कितने किलोमीटर के स्पीड से चलती है ना, आपने कैसे मेजर किया? नेक्स्ट, जो सन है वहाँ पे फिज़न और फ्यूज़न लगातार होते रहता है, एटॉमिक फिज़न और फ्यूज़न। वहाँ पे इतना 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कौन से थर्मामीटर से नापा था, है कि नहीं? मेजर कौन से थर्मामीटर से किया था? समझ गए ना? तो गैलेक्सी में इतने स्टार्स हैं, किसने गिना है इसको? तो क्या तुमने स्टार के पास जाके गिना एक एक को? नहीं। तो ऑब्जर्वेशन ऑलवेज नेसेसरी। सन में इतना ही हीट जनरेट होता कोर में, सेंट्रल, कौन से थर्मोमीटर से आपने मेज़र किया, बताओ उसका नाम, है ना? सूरज की दूरी पृथ्वी से या सैटर्न की दूरी अर्थ से इतना किलोमीटर है, बताओ कौन से फीते से नापे थे? समझ गए ना? तो कई चीज़ ऐसे हैं जहाँ दूसरे मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ ऑब्जर्वेशन ज़रूरी नहीं है कि गैलेक्सी में इतने स्टार्स हैं और एक स्टार जो है सूरज सन से कितना गुना बड़ा होता है, कैसे मेज़र किया आप? तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ ऑब्जर्वेशन ज़रूरी नहीं है। थ्योरी में भी चेंज, आप कहोगे थ्योरी चेंज हो जाएगा सर? बिल्कुल। जैसे सेल थ्योरी आप पढ़े होंगे 9th में या 10th में, जहाँ भी हो, कि सेल थ्योरी कई बार चेंज हुआ है। पहला चेंज तो सेल थ्योरी दिया था स्लाइडेन और स्वान ने, है ना जी? तो सेल थ्योरी जो चेंज हुआ पहली बार, क्योंकि स्लाइडेन और स्वान को ये पता ही नहीं था कि सेल डिवाइड कैसे करता है, सेल रिप्रोड्यूस कैसे करता है, एक सेल दो सेल कैसे बन जाता है। तो सबसे पहले आया रूडोल्फ विर्चो का, उसने कहा ओमनिस सेलुली ई सेलुली, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो पहली बार सेल थ्योरी चेंज हो गया। समझ गए बात को? अब तुम कहोगे कि ऐसा और भी कुछ हो सकता है, सेल थ्योरी एक नहीं कई बार चेंज हो चुका है। जो दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने जॉइंटली, वो कई बार चेंज हो चुके हैं विद द डिस्कवरीज। तो इस थ्योरी चेंज हो सकता है। अब कहता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन का दिया हुआ है, तो वो अभी तक थ्योरी है बेटा। वो लोगों ने कहा कि आइंस्टाइन को कि जो आप बता रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ये
सही नहीं है, तो आइंस्टाइन ने कहा कि इसको ठीक है गलत करके दिखाओ। तो उन्होंने एक फॉल्सिफिकेशन टेस्ट दिया कि तुम इसको फॉल्स करके दिखाओ भाई, अगर ये गलत है। तो वो संभव ही नहीं है फिलहाल, तो इसलिए जो है वो अभी तक वैलिड है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन लॉ नहीं बना अभी तक, वो प्रिंसिपल अभी तक नहीं बना, समझ गए ना। अभी तक वो थ्योरी है। जिस दिन या तो वो अगर प्रूफ हो गया तो आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी हो जाएगा, है ना। तो जब दुनिया कोई चीज़ को दुनिया मान ले, जनरलाइज्ड हो जाए, हर कोई मानने को तैयार हो जाए, उसको काट न सके, है ना, उसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात न हो, तो तुम्हारा थ्योरी ऑटोमेटिकली रैंक ऑक्यूपाई कर लेता है किसका, तो कहते हैं कि लॉ का, या वो बन जाता है प्रिंसिपल। ये कभी चेंज नहीं होगा, लॉ या प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होगा। समझ गए बात को। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटी, समझ गए। तो अगर थ्योरी जनरलाइज हो गया, दुनिया ने इसको ऑब्जेक्शन के बावजूद आपने उसको सच करके दिखा दिया, सब ने मान लिया, तब थ्योरी, पूरी दुनिया ने मान ली, तब थ्योरी नहीं रहता, वो क्या बन जाता, लॉ या प्रिंसिपल। ओके, ये चेंज नहीं हो सकता। तो ये हो गए आपके साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी। इसके बाद हम आएंगे आपके, चूँकि मैं सिद्दीकी बॉटनी पढ़ाता हूँ, तो आपको इसके बाद हम शुरू करेंगे बायोलॉजी का, बायोलॉजी में जो लिविंग वर्ल्ड है वहाँ से। उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। एनसीईआरटी के प्रीफेस में कुछ लिखा हुआ है, अ नोट फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स। आप लोग उसको कभी नहीं पढ़ते हैं, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उसको ज़रूर पढ़िए। वो ऐसे ही नहीं दिया एनसीईआरटी ने कि नोट फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ओके, अब इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा मेरा, द लिविंग वर्ल्ड।